everyone, this is your accounts mentor Kashish and I welcome you all to my channel Successes। आज हम करने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे क्या? नहीं, और भी करेंगे, बट जो मैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ ना वो हाईली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, जब मैंने बुक रीड करी तो बुक में बहुत सारे इलस्ट्रेशन और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो सारे क्वेश्चन में कुछ पॉइंट होते हैं जो अलग होते हैं और कुछ पॉइंट होते हैं जो सिमिलर होते हैं। तो हम क्यों बार बार सिमिलर पॉइंट्स को करेंगे ना, इसलिए मैंने क्या किया, सारे क्वेश्चन को एक साथ इकट्ठा कर लिया और डिफरेंट पॉइंट्स को एक साथ करके एक क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, अब वो एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी। फिर कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि डेटर वाला केस हो गया जिसमें प्रोविजन और बैड डेट्स का कुछ रिलेशन रहता है, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये वाले जो स्पेशल केसेस हैं इनके हम डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। बट जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ज़रूरी है, उसमें मैंने बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स इकट्ठे करे हैं, जिससे कि क्या है कि हम हर एक तरीके के पॉइंट को टैकल करना सीख जाएंगे। ये आएगा तो मुझे क्या करना है, वो आएगा तो मुझे क्या करना है, हर एक चीज़ का हमें आइडिया हो जाएगा। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और इसमें सिर्फ 4 पॉइंट ही नहीं है, आगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मैंने इन 4 को एक साथ लिखा है क्योंकि मैं इन चारों में डिफरेंस समझाना चाहती हूँ आपको। ऐसे मैं 4 5 पॉइंट करके इसमें ही ऐड करती जाऊंगी ताकि हमारा एक क्वेश्चन बने पर बहुत बढ़िया सा बने। ओके, सो पहले में हम ये 4 क्वेश्चन करते हैं, 4 पॉइंट्स करते हैं और इस अकाउंट में पोस्ट करते जाते हैं। मैं अकाउंट बनाऊंगी बट लास्ट में हम बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि मेरे लिए पूरा अकाउंट एक बोर्ड पर बनाना मुश्किल हो जाएगा इसलिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। जो फर्नीचर था उसकी वैल्यू 10,000 से बढ़ गई। ठीक है, क्वेश्चन में आने से पहले मैं वो बेसिक याद दिलाती हूँ जो मैंने बताया था। मान लो कि मैं एक लेमैन हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे अकाउंट्स की कोई नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं पता रिवैल्यूएशन क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, कैसे एंट्री करते हैं, मैं कुछ नहीं जानती, पर मुझे फिर भी ये रिवैल्यूएशन करना है। तो मुझे किसी ने सिर्फ 2 बातें बताई, क्या कि भाई ये अकाउंट होता है, ये इसका डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। मैंने कहा ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर तुझे कोई भी लॉस होता नजर आए तो डेबिट साइड में लिखियो, और कोई भी प्रॉफिट होता नजर आए तो क्रेडिट साइड में लिखियो। बस मैंने इसको बेस मान लिया। अब मैं ये सारी एंट्रीज पास करने वाली हूँ, मैं और कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं आता, बस मैं इनको बेस मान के ये पूरा अकाउंट बनाऊंगी। ठीक है, अब देखो, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। हमारे पास जो फर्नीचर है, हमारा कोई एसेट है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। फर्नीचर की वैल्यू, अब मैंने जब खरीदा था तब वो 5,000 का था बस, अब मैं मार्केट में जाके पूछूँ तो उसकी वैल्यू 15,000 है। तो मेरे लिए फ़ायदे की बात है ना, जो मेरे पास चीज़ है मैंने कम में खरीदी थी, अब मार्केट में देखूंगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो मेरा फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा होगा तो क्रेडिट में जाएगा। तो यानी कि अब देखो, फर्नीचर की वैल्यू टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000 है, इंक्रीज्ड बाय लिखा है, इंक्रीज्ड बाय, और देखो इंक्रीज्ड टू, दोनों में बहुत फर्क होता है, इसलिए मैंने दोनों पॉइंट एक साथ लिए हैं। इंक्रीज्ड बाय मतलब इतने से बढ़ गई, बाय यानी कि से, ऐसे समझो, बाय का मतलब से नहीं होता, बस वैसे कि इतने से बढ़ गई, यानी मेरा फर्नीचर जितना भी था, मैं नहीं जानती कितना था, पर 10,000 से बढ़ गया, तो मैं क्रेडिट साइड में लिखाऊंगी कितना, 10,000। क्यों? क्योंकि फर्नीचर चाहे कितने का भी हो, कितने से चेंज आया वो लिखते हैं हम, और लिख दूंगी बाय फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 10,000। देखो, इंक्रीज्ड टू का मतलब होता है इतने तक बढ़ गई, टू यानी कि इतने तक, यानी कि मेरी बुक वैल्यू देखो दे रखी है 5,000 थी, 5,000 से वो 10,000 तक बढ़ गई, यानी कितनी और बढ़ गई, 5,000 और बढ़ गई। कोई भी चीज़ मेरी 5,000 की थी, 10,000 तक आ गई, यानी कितनी बढ़ी, 5,000 बढ़ी। तो मैं कहाँ लिखूंगी इसको, और क्योंकि बढ़ रही है तो मेरा तो फायदा ही है, तो मैं इसको यहाँ पर लिखूंगी, क्या, बाय फर्नीचर अकाउंट। क्लियर? अब देखो, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 10,000। मेरे फर्नीचर की वैल्यू 10,000 से कम हो गई क्योंकि डिक्रीज्ड बाय है, तो पहले चाहे कितने का भी हो मैं नहीं जानती, 10,000 से कम हो गया, तो मैं तो यहाँ 10,000 लिखूंगी। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10,000 फर्नीचर टू फर्नीचर अकाउंट। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी डिक्रीज्ड टू 10,000। 10,000 तक घट गई उसकी वैल्यू, यानी कि अब उसकी वैल्यू 10,000 तक आ चुकी है। तो पहले कितनी थी, पहले 15 थी, अब 10,000 हो गई, यानी कितनी कम हो गई, 5,000 कम हो गई, मुझे नुकसान हो गया, इसलिए मैं इसको इस साइड लिख रही हूँ, टू फर्नीचर अकाउंट। इसमें हमें कुछ भी दिमाग लगाना है क्या? नहीं, देखो कि नुकसान है या फ़ायदा है, उसी हिसाब से पोस्ट करो। और देखो, बाय और टू दोनों में फ़र्क हमेशा याद रखना, इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स एक साथ लिए थे कि इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज टू, डिक्रीज बाय एंड डिक्रीज टू में हम चारों में डिफरेंस समझ पाए ना। वन मोर थिंग, इसमें क्या हो सकता है कि जैसे यहाँ पे डिक्रीज्ड बाय लिखा है तो इसकी जगह रिड्यूस्ड बाय भी लिखा आ सकता है, या डेप्रिशिएटेड बाय भी लिखा आ सकता है ना, तीनों मतलब, तीनों वर्ड्स का मतलब सेम है। आप लोग ये मत सोचना कि ऐसा कुछ हो गया। देखो, डिक्रीज्ड या फिर इसकी जगह पे रिड्यूस लिखा आ सकता है, या फिर इसकी जगह पे डेप्रिशिएटेड भी लिखा आ सकता है।
तीनों वर्ड का मतलब तो सेम ही है ना, मतलब है कि वैल्यू का कम होना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। चाहे आप डिक्रीज लिख लो, चाहे आप रिड्यूस लिख लो, चाहे आप डेप्रिशिएटेड लिख लो। सेम विद इंक्रीज्ड या फिर एप्रिशिएटेड, इनका मीनिंग सेम होता है ना, कोई डिफरेंस तो नहीं है इनमें। तो इसलिए अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10,000, तो कोई ज़मीन आसमान का फर्क नहीं हो जाएगा, बात वही है। क्लियर? तो ये आप लोग ध्यान रखना। आई थिंक ये 4 पॉइंट्स मैंने अच्छे से क्लियर कर दिए होंगे। और जो सबसे पहली कंफ्यूजन होती है, जो हम इग्नोर कर देते हैं, आधे लोगों को देख के लगा होगा यार दोनों पॉइंट सेम है तो डिफरेंस क्या है इनमें, डिफरेंस था, हमने नोटिस नहीं किया। सो वी हैव टू नोटिस दैट। ठीक है, इसको नोटिस करो अच्छे से, चारों पॉइंट में डिफरेंस समझो, इसको नोट करो। ओके, सो फिर हम आगे मूव करते हैं। अब देखिए मैंने आप लोगों के लिए सेम क्वेश्चन वैसा ही लिखा है, बस इस बार मैंने वर्ड यूज़ करे हैं अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड। आई होप सो आप लोगों को इनका मीनिंग अच्छे से क्लियर होगा। अंडर वैल्यू मतलब किसी चीज़ को कम दिखाना, ओवर वैल्यू मतलब ज़्यादा दिखा देना, यानी दे आर सेम एज इंक्रीज एंड डिक्रीज, लाइक, है ना। अंडर वैल्यू यानी किसी चीज़ को अंडर वैल्यू कर दिया, किसी चीज़ को डिक्रीज करके दिखा दिया हमने। ओवर वैल्यू यानी किसी चीज़ को इंक्रीज करके दिखा दिया, बढ़ा कर दिखा दिया। सो अब ये चारों पॉइंट्स आप लोग अच्छे से कर पाओगे, ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, सो डू इट वेरी केयरफुली एज यू नो कि इनको कैसे करना है। ये 4 पॉइंट देने का पर्पज सिर्फ इतना है कि आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि क्या डिफरेंस है बिटवीन दी प्रीवियस 4 एंड दीज 4। कोई डिफरेंस नहीं ज़्यादा, बस वर्ड का डिफरेंस है। जैसे मैंने वहाँ पे बताया था, डिक्रीज, रिड्यूस, डेप्रिशिएटेड, अंडर वैल्यूड, इन सबका मीनिंग सेम है। सो यू कैन डू दीज 4 पॉइंट्स योरसेल्फ। ओके, सो डू इट। Okay, so after those 4 points and plus 4 points, we have come to the 9 point. अब इस 9 point को समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है। ये भले ही हमें पढ़ने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा हो, बट इट इज़ क्वाइट सेम। ठीक है, देखो, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू। जो फर्नीचर की वैल्यू है, टू बी ब्रॉट अप यानी वहाँ तक आ गई, टू बी ब्रॉट अप, ये भी याद रखना, वहाँ तक आ गई। कितने तक आ गई वो? 120% ऑफ इट्स वैल्यू, यानी पहले जो उसकी वैल्यू थी उसकी 120% तक आ गई है वो। समझ आ रही है आपको? वैल्यू, बात समझ आ रही है? देखो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम अपने आप को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहते। लाइक देखो, ये पॉइंट था, ठीक है, मान लो हमें इसकी इंग्लिश समझ में नहीं आई, तो हम बताएंगे नहीं कि हमें इंग्लिश समझ नहीं आ रही, हम सोचेंगे हमें आता ही नहीं है यार, हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये बोलो कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही इसकी। तो अगर मैंने इसकी हिंदी बता दी है तो लिख लो ना यार नीचे हिंदी, मैं तो लिख लिया करती थी, कोई शर्म नहीं है, क्योंकि अभी करी शर्म तो बाद में हमारे फूटे कर्म। ठीक है, तो फटाफट ही अगर मैंने बता दिया, तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया था ये पहले और आप लोगों को इसकी इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रही थी, तो यार लिखो ना, इस टू बी ब्रॉट अप मतलब यहाँ तक आ गई, सिंपल, यहाँ तक आ गई। अगर आप मेरी बुक देखोगे ना तो मैंने सब में ऐसे ही कर रखा है। तो फर्नीचर की वैल्यू यहाँ तक आ गई, कहाँ तक आ गई? 120% ऑफ इट्स वैल्यू, जो उसकी वैल्यू थी, कितनी वैल्यू थी? 50,000। ठीक है, तो 50,000 का, ऑफ का मतलब का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 50,000 की 120% निकालो, इससे एक आंसर, इससे एक आंसर, 12 5 जा 60, 1 2 3, यानी अब उसकी वैल्यू यहाँ तक आ गई है। कहाँ तक? यहाँ तक आ गई है। अब हमें क्या करना है, आप बताओ क्या डिफरेंस था? देखो पहले वैल्यू 50 थी, अब यहाँ तक आ गई 60, यानी वैल्यू क्या हुई? बढ़ी। कितने से? 10,000 से। बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ दिखाएंगे? कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो बनाओ एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, रफ सा बना दिया मैंने। ठीक है, ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। वैल्यू बढ़ के यहाँ तक आ गई है, बट कितनी बढ़ी? हमें चेंज इन द वैल्यू लिखना होता है, कितनी बढ़ रही है, कितने से घट रही है, ये लिखना होता है। 50 थी 60 हो गई, यानी 10 से बढ़ रही है, तो वी विल शो 10,000 हियर। ठीक है, विद द नेम ऑफ बाय फर्नीचर अकाउंट। समझ में आ रहा है? ऐसे ही वैल्यू बढ़ रही है ना, अगर मान लो यहाँ वैल्यू घट रही होती तो हम इस साइड दिखा देते। सो माइंड और कॉन्सेप्ट को खुला रखो ताकि हमारी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, okay, so I have written 2 points here. The first one is the market value of furniture is 25,000 and the book value is 20,000. मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो आज की उसकी वैल्यू है। ठीक है, ये 25,000 है, ओके, और जो बुक वैल्यू थी वो 20,000 थी। तो आपको इसको पोस्ट करना है ना, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसी हिसाब से आप पोस्टिंग करना। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज़ द फर्नीचर वॉज रिड्यूस्ड बाय 12.5%। ये परसेंटेज वाला था इसलिए मैंने दे दिया। ठीक है, और उसकी बुक वैल्यू 10,000 है, यानी कि फर्नीचर जो है 12.5% से कम हो रहा है। तो 12.5% आप किसका निकालोगे? यानी कि आपको, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए ना, मान लो 12.5 की जगह 10% होता तो आप बोलते हैं मैं 10% किसका निकालूं। सोचो किसका निकालोगे, बुक वैल्यू का ही निकलता है। ठीक है, तो ऐसे ही 12.5% किसका निकालोगे आप? 10,000 का निकालोगे। सो आप अच्छे से समझ जाओगे कि कैसे इसको करना है। ये 2 पॉइंट्स मैंने दे दिए आप लोगों को एज अ होमवर्क, इसको करना, फिर हम आगे चलते हैं।
सो ये वाला पॉइंट करते हैं और समझते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। 12th वाला होपफुली जो मैं बीच बीच में क्वेश्चंस दे रही हूँ ना एज अ होमवर्क एज अ वर्कशीट, तो वो भी आप साथ साथ करते जाओ, क्योंकि हमें ये ट्राई करना है कि हम अभी से अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करते चले, क्योंकि आगे आगे तो और हार्ड पॉइंट्स आएंगे, फिर आप उनको करके क्या करोगे, पहले ही से ही अपना बेस क्लियर करके चलो, ठीक है। इसलिए मैं साथ साथ क्वेश्चन देती हूँ अब। फर्नीचर ऑफ 2000 विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक्स शुड बी रिकॉर्डेड। 2000 का फर्नीचर था जो पहले बुक्स में रिकॉर्ड नहीं था, बट अब मैं उसको रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, यानी एक ऐसा एसेट जो कि अनरिकॉर्डेड है, अब मैं उसको रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा केस है अनरिकॉर्डेड एसेट वाला। अच्छा एक बात बताओ, एसेट इज़ लाइक खजाना ना, ऐसा खजाना जिसके बारे में आपको पता नहीं था, अब आपको अचानक से वो मिल जाता है, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी, अच्छी कि बुरी, अच्छी फीलिंग आएगी ऑब्वियसली। तो इसलिए ही क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। आई थिंक मेरे एग्जाम्पल से आप इसको समझ गए होंगे। कोई भी एसेट था, कोई भी हमारा फ़ायदा था जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता चल रहा है, तो मैं तो खुशी होंगी ना, मुझे तो प्रॉफिट ही हो रहा है। तो ऐसा फर्नीचर 2000 का जो पहले बुक्स में नहीं था, पहले मुझे नहीं पता था उसके बारे में, अब मुझे पता चल रहा है, अब मेरी बुक्स को पता चल रहा है, तो ये फ़ायदा है। सो वी विल शो इट एज अ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट शुड बी शोन इन दी क्रेडिट साइड ओनली। Okay, so this is account debit and credit. Okay, so furniture of 2000 should be recorded on which side, credit side, by furniture account कितना 2000, क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं एसेट वाले पॉइंट करवा रही हूँ, ऐसे लाइबिलिटी वाले पॉइंट होंगे तो आप कर लोगे ना। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है, एक एसेट होता है। एसेट पहचानने का सिंपल तरीका, पहली चीज़ याद रखो, क्या वो आपका अपना है, तो इन्वेस्टमेंट मैंने करी तो हाँ मेरी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये याद रखो, क्या उसकी मार्केट में कोई वैल्यू है। हाँ, अगर मैंने जो इन्वेस्टमेंट 10,000 की करी, अगर मैं मार्केट में लेके जाऊँगा तो उसकी मार्केट में वैल्यू है। अगर ये दोनों चीज़ें कंसीडर होती हैं तो कोई भी चीज़ एसेट है। लाइक देखो, जैसे मान लो लैंड है, तो लैंड एक एसेट होता है ना, हाँ, उसको मैं कैसे पहचानूंगी कि क्या लैंड मेरी है, हाँ मेरी है, और मार्केट में जाऊँगी तो उसकी वैल्यू है, हाँ वैल्यू है, तो ये चीज़ एसेट हो गई, ठीक है। एसेट पहचानने का तरीका भी मैंने बता दिया और ये पॉइंट भी हमने कर लिया, दिस इज़ वेरी गुड, इसको नोट कर लो। अभी मैं सारे एसेट वाले करा रही हूँ, सिमिलर लाइबिलिटी वाले हैं, मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करूँगी जिससे टाइम वेस्ट हो आपका, तो मैं डिफरेंट चीज़ें करवाने की यहाँ पे कोशिश करूँगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मान लो होता क्रेडिटर, तो क्रेडिटर तो हमारा बोझ होता है हमारे सिर पे। अब हमें पता चल रहा है कि भाई हमें तो किसी का उधार चुकाना है, अभी 2000 रुपये का बोझ आ गया हमारे सिर पे, तो हमें नुकसान होगा, तो हम उसको डेबिट साइड दिखाएंगे। तो इसलिए मैं वैसी चीज़ें नहीं करवाऊंगी जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता। सिंपल एसेट वाले क्वेश्चन है तो वैसे लाइबिलिटी वाले भी होंगे, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। Okay, so these are the 4 points which I have written here. A bill of rupees 5,000 for electricity was not recorded. Debtor to the extent of rupees 5,000 were unrecorded. Expenses on revaluation were rupees 1,400 paid by firm and creditors were written back by 5,000. तो ये चारों ही पॉइंट अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड, एक्सपेंसेस ऐसे रिलेटेड हैं। सो यू मे डू दैट ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सिखा दिया है आपको, तो आप इनको अच्छे से कर सकते हो, ये आप लोगों के होमवर्क जैसे हो गए हैं, ठीक है। लास्ट वाला बता देती हूँ एक बार, क्रेडिटर व रिटर्न बैक, मतलब कि क्रेडिटर्स जिनको पहले नहीं लिखा हुआ था अब उनको लिखा गया है 5,000 से, ठीक है। सो आप पहचानो इसमें कौन सा एसेट है जो बढ़िया घट रहा है, कौन सा लाइबिलिटी है जो रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड है, जो भी है। सो यू मे डू दैट। चलो अब ये वाले दोनों पॉइंट्स करते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे पॉइंट है, ठीक है, इनको देखते हैं। सबसे पहला, मशीनरी इज टेकन बाय लीना फॉर 80,000। पहले मैं बता देती हूँ कि जो लीना और रोहित है ना, ये पार्टनर्स हैं इनके, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये ऑलरेडी। तो मशीनरी इज टेकन बाय लीना फॉर 80,000, मशीनरी थी हमारे पास कोई, ओके, एक चीज़ मैंने मिस कर दी यहाँ पे, उस मशीनरी की बुक वैल्यू थी 60,000, ठीक है, ये मैंने लिखना भूल गई थी, ठीक है। मशीनरी इज टेकन बाय लीना फॉर 80,000। एक बात बताओ, हमारी कोई मशीनरी थी 60,000 की, वो हमारी किसी पार्टनर ने 80,000 में खरीद ली, ठीक है, पॉसिबल नहीं है वैसे, बट वैसे बता रही हूँ। तो 80,000 में उसने खरीद ली, तो हमें टोटल मशीनरी पे क्या हुआ, प्रॉफिट की लॉस, हमें तो प्रॉफिट हुआ कितने का, 20 का, तो हम वो दिखाएंगे, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं, हमें तो प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, मशीनरी पे, तो बाय मशीनरी अकाउंट कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें, 20,000, हमें मतलब ही नहीं है और किसी चीज़ से। समझ आया ना आप लोगों को, मशीनरी की बुक वैल्यू 60 थी, उसने 80 में खरीद ली, यानी कि 20,000 का फायदा, तो मैंने दिखा दिया। नाउ 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाय रोहित, कोई मशीनरी थी, उसका 1/3 पार्ट रोहित ने खरीद लिया, कितने में, 30,000 में, एंड जो बैलेंस बच गया वो रीवैल्यू किया गया इतने में, बुक वैल्यू थी मशीनरी की इतनी। बहुत बढ़िया पॉइंट है, एकदम डबल स्टार वाला। अगर कंफ्यूज नहीं होगे ना तो बहुत ईजी भी है। देखो थोड़ा कैलकुलेशन के लिए मैं नीचे वाला पार्ट कर लेती हूँ खाली। 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाय रोहित। अच्छा, मशीनरी हमारे पास 72,000 की थी, 72,000 की मशीनरी थी, इस मशीनरी का 1/3 पार्ट रोहित ने ले लिया। तो एक बार देखें तो 1/3 कितना हुआ, तो 72,000 का 1/3 अगर मैं निकालूंगी, 3 2 6, 3 4 12, 0 0 0, 24,000 इतने की मशीनरी रोहित ने ले ली, कितने में ली, 30,000 में।
यानी रोहित ने हमें 24 की मशीनरी 30 में ली, यानी उसने हमें 6000 का फ़ायदा कराया। ओके, सो बाय मशीनरी अकाउंट कितने का फ़ायदा हुआ हमें अभी 6000 का फ़ायदा हुआ मशीनरी पे। कैलकुलेशन समझ आई? दोबारा रिवाइंड करके देखना, बहुत बढ़िया पॉइंट है और इसको वर्किंग नोट में ज़रूर दिखाना पड़ेगा क्लियरली थोड़ा सा। रोहित ने हमारी 24,000 की मशीनरी 30,000 में खरीदी, यानी हमें 6,000 का उसने फ़ायदा करवाया। क्लियर? नाउ एंड बैलेंस इज रीवैल्यूड एट, ठीक है, 72 में से 24 तो चले गए, कितने बच गए? 24 चले गए, बच गए 48। क्लियर? 48 बच गए, 48,000 की मशीनरी हमारे पास बच गई। ये तो बिक गई, इसको तो हटा देते हैं, ये तो रोहित लेके चला गया। अब बची 48,000, उसको जब हमने दोबारा मार्केट में ले जाके वैल्यू किया, रीवैल्यू किया, तो उसकी वैल्यू 57,600 आई। कितनी आई? 48,000 की वो मशीनरी थी, पर अब उसकी वैल्यू 57,600 आ रही है। यानी कितने से बढ़ गई ये वैल्यू? देखते हैं, ये वैल्यू हमारी बढ़ गई है, तो इतने से हमारी वैल्यू क्या है? बढ़ गई है। तो ये भी हमारा क्या है? फ़ायदा है। किस पे? मशीनरी पे। तो बाय मशीनरी अकाउंट 9600। ये पॉइंट क्लियर हुआ? एक ही पॉइंट में दो पॉइंट ये घुसाते हैं ना, इनका तरीका ही यही है बच्चे को कंफ्यूज करने का। बट बच्चे भी समझदार है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? डू मेक इट क्लियर कि मैंने क्या किया। एक और बार मैं बताती हूँ क्योंकि मुझे शांति नहीं मिल रही है। मशीनरी थी कितनी? टोटल मशीनरी 72 की थी, 72,000 की। उसका 1/3 पार्ट रोहित लेके गया। तो पहले देखते हैं 1/3 कितना। तो 1/3 ऑफ 72 कितना है? 24,000। 24,000 की मशीनरी रोहित लेकर गया, पर कितने में लेकर गया? 30,000 में लेकर गया। तो हमें 6,000 से फ़ायदा हो गया। तो मैंने पहले वो लिखा, ये कौन सा अमाउंट है? रोहित वाला अमाउंट है। अब जो बैलेंस बच गई थी, अब कितनी बच गई थी मशीनरी? 72 में से 24 चले गए, 48 बचा। 48 की मशीनरी को जब मैंने मार्केट में ले जाके वैल्यू किया तो वो 57 बता रहे हैं, 57,600 बता रहे हैं। तो यानी 48 की चीज़ 57,600 की हो गई, तो मुझे तो फ़ायदा हो रहा है ना। कितना फ़ायदा हो रहा है? 9600 का। तो मैंने फिर से क्रेडिट साइड में लिख दिया। क्लियर? ये अकाउंट का क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट साइड होता है। क्लियर ना? सो ये वाला पॉइंट बहुत बढ़िया था, एकदम मस्त मक्खन वाला था। इसको अच्छे से नोट कर लो एंड ऑल्सो मैं आप लोगों को भी दूंगी। अब देखो 2 पॉइंट्स और मैंने लिखे हैं, ठीक है? इनको ध्यान से देखो। देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, अ लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। हमारे यहाँ पे क्या था? एक क्लेम था हमारा कि हमें कुछ भी डैमेज हो जाएगा, फर्म का कुछ भी गुड्स मान लो डैमेज हो जाएंगे, तो हमें क्लेम मिलेगा। मान लो वो नहीं मिला, तो उसकी एक लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है? 8,000 की वो बनानी है। अब आप खुद सोचो, अगर लाइबिलिटी बन रही है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगी या फिर डेबिट साइड में, उसको सोच के आप लोग इसको करना, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन पेड बाय लीना फॉर 2,000। रीवैल्यूएशन के कुछ खर्चे होते हैं, जैसे मान लो अब जो फर्म थी वो समझदार नहीं थी, उसको नहीं आता था अकाउंट बनाना, उसने अकाउंट्स नहीं पढ़ी थी, तो उसने किसी और से रीवैल्यूएशन कराया, उसने मान लो आपसे रीवैल्यूएशन करवाया और आपने उससे 2,000 मांगे, तो वो फर्म ने ना देकर लीना ने दिए। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं? जब भी कोई एक्सपेंसेस कोई पार्टनर पे करता है, ठीक है, फर्म से रिलेटेड एक्सपेंसेस अगर पार्टनर पे करता है, तो हम क्या करते हैं? उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। पहली बात तो क्योंकि खर्चा है, और डेबिट साइड में किस नाम से लिखोगे? लीना के नाम से, ठीक है? 2,000 लीना के नाम से डेबिट साइड में लिख दोगे। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स विच आर डिफरेंट, सो नोट इट डाउन। फर्स्ट पॉइंट इज लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी रिटन बाय 1100, रिटर्न अप बाय 1100, ठीक है? रिटर्न अप मतलब वैल्यू इसकी बढ़ी है या घटी है, अब आप ही बताना आपका मतलब मुझे, ठीक है? एंड देन इसको देखना, इसको करना कि लैंड और बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो रिटर्न अप हो गई है, रिटर्न डाउन नहीं, रिटर्न अप, यानी बढ़ गई है 1100 से, ठीक है? नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ 700 इज टू बी रिटर्न बैक एज नो लॉन्गर पेएबल। जो सन्ड्री क्रेडिटर्स थे 700 के, अब उनको मैंने लिख दिया क्योंकि अब मुझे उनको नहीं पे करना। क्रेडिटर कौन होते हैं? लेनदार होते हैं, मतलब जिनको हमें पैसे देने होते हैं। 700 रुपये मुझे किसी को देने थे, अब वो नहीं पे करने, तो मेरा तो फ़ायदा है। अब बताओ कहाँ लिखोगे? एन ओल्ड कंप्यूटर कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ वॉज सोल्ड एज 2,000 एज स्क्रैप। एक ओल्ड कंप्यूटर था हमारे पास, पुराना कंप्यूटर था जिसको हमने कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ कर दिया था, यानी अपनी बुक से हटा दिया था, पर अब वो 2,000 में बिक चुका है, कबाड़ में, स्क्रैप में बिक गया है, कबाड़ी में हमने उसको दे दिया 2,000 का। तो हमें तो फ़ायदा हो गया क्योंकि हम पहले उसका घाटा मान चुके थे, उसको हटा चुके थे अपनी बुक से, पर उसको बेचने पे हमें 2,000 मिल गए, तो ये तो हमें फ़ायदा हो गया। तो अब इसको कहाँ लिखोगे? तो ऐसे ही हमारे 23 पॉइंट्स के साथ हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। आई होप सो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा करके, और अगर आप लोगों को बिल्कुल भी रिवैल्यूएशन नहीं आता था ना, तो अब आइडिया हो गया होगा कि हाँ कैसे करना होता है। बस हमें क्या करना है, जो डेबिट में आ रहा है लिखते जाओ, जो क्रेडिट में आ रहा है लिखते जाओ, लास्ट में दोनों का बैलेंस निकाल लो। जैसे बैलेंस अकाउंट का करते हैं वैसे ही इसको करना है सिंपली, ठीक है? मैं यहाँ पे नहीं कर सकती थी क्योंकि मजबूरी समझो, क्योंकि यहाँ पे मैं स्पेस नहीं हो पाता ना यार, क्योंकि मैं अलग अलग करवा रही हूँ, सो दैट्स वाई मैंने इसलिए बैलेंस नहीं करा इसको, ठीक है? तो आई होप सो आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अलावा भी काफ़ी कुछ है, लाइक मुझे कुछ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इंडेक्समेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड ऑल्सो बैड डेट्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी करवाने हैं। ये सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन था टू गेटिंग द आइडिया
कि रिवैल्यूएशन क्या होता है और उसको कैसे किया जाता है, ताकि एक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता ना, वो रिवैल्यूएशन के एक कदम पर आ सके। तो अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो आप लोग उसको समझ गए होंगे कि हाँ यार ऐसे करना होता है, ऐसे मुझे करना है। अब मैं जब वो बैड डेट्स, वो WCR IFR वाले पॉइंट्स करवाऊंगी ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब मैं उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में करवाऊंगी। मैं इसको भले ही पार्ट्स में करवाऊँ, पर अच्छे से करवाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बिंग द पार्ट ऑफ माई वीडियो।